बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमें असिस्टेंट एजुकेशन एडवाइजर, नेशनल करिकुलम काउंसिल सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हुकूमत पाकिस्तान, जनाब सुहेल बिन अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? गुड मॉर्निंग, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए भी। और सर, ये यकीनी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम चाहते थे कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के VCs के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ इस पर प्रोग्राम किए, लेकिन एक एक्सट्रीमिज़म जो हमारे बच्चों के अंदर आ चुकी है उसकी बहुत सारी वजह बनी है पिछले 20 सालों में, जो कुछ या 30 सालों में हमने देखा। इस माइंडसेट को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है नेशनल करिकुलम। सो आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर इस वक्त निसाब में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि बच्चे सब एक लेवल पर आकर सोचें, समझें और एक ही करिकुलम को फॉलो करें? बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि मस्जिद मेंबर की जहाँ ज़िम्मेदारी है वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तालीमी निज़ाम की, निसाब की, किताब की, असातिज़ा की और फिर जो इम्तहानी निज़ाम है वो सब इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अहम बात यह है कि 2015 से बल्कि उससे भी कुछ पहले तालीमी निसाब में तब्दीलियों का अमल शुरू हुआ और ये सोचा गया कि हम ऐसा निसाब तरतीब दें जो जहाँ एक तरफ आपको एम्प्लॉयबिलिटी और 21st सेंचुरी चैलेंजेस और उसके लिए तैयार करे, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी हो कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हो और उसके साथ साथ वो ग्लोबल सिटीज़नशिप की भी उन तमाम चीज़ों को समझता हो कि जहाँ पे इंटरफेथ हारमनी की बात है, इंट्राफेथ हारमनी की बात है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको ऐसे अंदाज में समझाई जाएँ जो उनकी उम्र के मुताबिक हों। माजी में बदकिस्मती से ये भी होता रहा है कि कोशिशें बहुत हुई हैं, मगर ये कि कई दफ़ा हम ये करते हैं कि कोई बाहर से कोई सलूशन उठा के उसे मिन-व-अन हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी अपनी अक़दार से मुतसादिम होता है। दुरुस्त, तो उसके वो नताइज सामने नहीं आते जो हम चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जब हम करिकुलम बना रहे हैं, उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें टॉलरेंस की हम बार बार बात कर रहे हैं, बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम सिर्फ ये नहीं कहते कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, बल्कि हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। सो जब आप एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी को समझ जाते हैं कि जो आपके यहाँ तनव्वु है वो आपकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि ताकत है, तो वो और वो आपकी खूबसूरती है कि एक गुलदस्ते में अगर रंग रंग के फूल हैं तो वो असल में उसको कमज़ोर नहीं बनाते, उसे बदसूरत नहीं बनाते, बल्कि उसे खूबसूरत बनाते हैं, हसीन बनाते हैं। तो सर, इसका क्या मतलब है कि हमारी जिस तरीके से मुख्तलिफ हमारा कल्चर मौजूद है, तो हर कल्चर का क्या अपना एक करिकुलम होना चाहिए? एक नेशनल करिकुलम तो होना चाहिए ना सर, जिस पे सब एक बेसिक क्राइटेरिया पे उतरे हैं। अब देखिए ना, नेशनल करिकुलम की जो आप बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि तालीम एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है और जो निसाब का अमल है, किताब का अमल है, वो सूबे और जो एरियाज़ हैं वो खुद करते हैं। लेकिन यहाँ पे खूबसूरती ये है कि 2014 में ये महसूस किया गया कि कम अज़ कम हम कोऑर्डिनेशन तो करें, आपस में मिलके बात तो करें, कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो तय करें। सो उसके लिए हमारी एक IPEMC इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें तमाम सूबों के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये तय किया कि हम एक इदारा बनाते हैं जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल, और वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय कर दे कि ये सारी चीज़ें सब लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलकर मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में, मिसाल के तौर पे पंजाब के ज़रखेज़ मैदानों में जिस चीज़ की एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, सिंध में, बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में, सो वो उसके अंदर ऐड होता जाए। तो नेशनल करिकुलम काउंसिल ने जो काम किया है वो ये किया है कि सारे सूबों के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के एक्सपर्ट्स आके इकट्ठे बैठते हैं और वो मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसके बाद एक ऐसा निसाब तरतीब देते हैं जो मिनिमम सब लोग उसको अपने अपने क़वानीन के मुताबिक नाफिज कर लेते हैं और उसके ऊपर जो उनकी अपने कल्चर के मुताबिक, उनकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मज़ीद जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो करते चले जाते हैं। अभी आप टॉलरेंस की बात कर रहे थे, मैं आपको मिसाल देता हूँ इस्लामियात की। इस्लामियात का निसाब बनाते हुए हमने क्या किया कि एक तो सारे सूबों के लोग आए और वो सारे एक्सपर्ट्स हुए, उसके साथ ये हुआ कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं जो हमारे, उनको हमने कहा कि जी आप अपने एक्सपर्ट्स नॉमिनेट कर दीजिए। वंडरफुल। सो वो सारे वहाँ आके बैठे और हमने काम किया मुश्तरकात पे। हमने कहा कि ठीक है, दीन में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है,
कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ आपकी तरजीह हो सकती है। हम ये भी नहीं कहते कि वो हटके है, और हम कहते हैं तरजीह है, यानी एक ख़ास शख्सियत को फॉलो करना एक दूसरी से पहले, सो वो तरजीह है। और उसकी बात आपके अपने तक रहे। मसलन हम कह देते हैं ठीक है नमाज ये है और उसको पढ़ने के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़नी है, मगर आपने हाथ कहाँ बांधने हैं ये आप घर में सीख लीजिए, ये आप मस्जिद में सीख लीजिए, इमाम बारगाह में सीख लीजिए, अपने बुजुर्गों से सीख लीजिए, उलमा किराम से सीख लीजिए। ये इंटरफेथ हार्मनी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। इंटरफेथ हार्मनी के लिए ये स्टेप है। जब इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये किया है। मिसाल के तौर पे हम किताबों में लिखते थे कि मस्जिद मुसलमानों के नमाज पढ़ने की जगह है। सो बच्चों को ये भी पता हो कि चर्च जो है वो हमारे मसीही भाइयों के बहनों के उनके इबादत गाह है। इस तरह से जो टेंपल है वो एक इबादत गाह है हमारे हिंदू जो बच्चे हैं, और इस तरह से गुरुद्वारा है तो वो सिखों के लिए। सो इसको सामने रखते हुए हमने ये किया कि 7 मज़ाहिब का अलग निसाब तरतीब दिया। जो मैं ये आपको ये बताऊं कि सरकारी सतह पे साउथ एशिया में, गालिबन एशिया में, अब दुनिया में मुझे अभी तक कोई ऐसी एग्जांपल नज़र नहीं आई कि जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि सरकारी सतह पे 7 रिलीजन्स का अलग अलग उनका निसाब तरतीब दिया गया। क्या बात कि जब मुसलमान बच्चे इस्लामियात पढ़ रहे हों तो एक क्रिश्चियन बच्चा, एक हिंदू बच्चा, एक सिख बच्चा, एक बहाई बच्चा, एक कलाशा बच्चा, एक बुद्धिस्ट बच्चा और एक ज़ोरो बच्चा जो पारसी हैं, सो वो अपना निसाब पढ़ रहे हो। सीरियसली ये कैलाश तक पहुंचे आप, और आपने कैलाश का निसाब भी अलग किया। एग्जैक्टली। सो अब आप सोचें कि उनके एक्सपर्ट्स को ढूंढना, कैलाश जो है टोटल उनकी आबादी 4000 के लगभग 3800 समथिंग। सो उसमें हमने ये भी किया, वहाँ से भी एक्सपर्ट्स बुलाए, एंड देन वी वेंट आवरसेल्व्स देयर कि उनके जो काजीज हैं उनके साथ बैठ के कि उनके रिलीजन की सही डिपिक्शन सामने आ सके। क्योंकि मुख्तलिफ जब लोग काम करते हैं हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, ये गलत चीजें बताते हैं कि हम लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि उनको काफिर कहा जाता है, लेकिन उनको इससे इख्तलाफ था। बिल्कुल। आप इजाजत देना मैं पूछ लूं सर, हर दौर की जरूरत होती है, कहा यह जाता है कि इस्लाहात जरूरी है, इस्लाहात होनी चाहिए, और हर वक्त के हर दौर के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। अब गवर्नमेंट से जब ये डिमांड की जाती है कि इस्लाहात मुतारिफ कराए जाएं तालीमी निसाब में, तो उनको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कैसे ढाला जा सकता है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि आज के जो मसाइल हैं उनका मुकम्मल हल हमारे पास अभी नहीं है। सो आज एक बच्चा जो ग्रेड 1 में पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए अगले 16-18 साल लगने हैं। सो दैट मीन्स कि 2040 में जब वो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा होगा तो वो मसाइल क्या होंगे जो मुझे आज नहीं मालूम। जैसे हमें जब 2000 में या 1998 में 95 में इंटरनेट का इतना इदराक नहीं था कि यहाँ तक बात पहुँचेगी सोशल मीडिया की, कि आज बहुत सारे उसकी वजह से इश्यूज भी होंगे। सो इसका हल क्या हो सकता है कि जब मैं मसाइल नहीं जानता, सो वी नीड टू टीच देम कि हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा दें उन्हें। जो स्ट्रेस के मसाइल हैं और इस तरह के जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हो सकते हैं वो सिखा दें। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बता दें। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा रहनी है, चाहे आप कितना आगे चले जाएं, कुछ भी कर लें। अच्छा, फिर निसाब में आपको ज़रूरी है कि टेक्निकल एजुकेशन पे आप ध्यान दें। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि आप मैट्रिक साइंस पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा रहे हैं, उसके साथ हमने मैट्रिक टेक मुतारिफ करवाया। अच्छा, मैट्रिक टेक पहले भी था जिसमें प्लम्बिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन, वो चीज़ें थी। अब उसके अंदर IoT है, उसके अंदर प्रोफेशनल शेफ़ है, उसके अंदर हेल्थ एंड ब्यूटी है, और इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ है, अगर वो टूरिज़म मैनेजमेंट सीख लेता है तो वो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक टेक करने के बाद आजकल हम इन दिनों इंटरटेक का निसाब बना रहे हैं कि वो कर ले, आगे BTech की तरफ जाएँ। सो अगर किसी वजह से वो यहाँ पे उनको तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ता भी है, जो एक बहुत तल्ख़ हकीकत है, तो वो एक ये काम तो कम अज़ कम उनके हाथ में वो स्किल्स हों कि वो अनस्किल्ड लेबर के तौर पे जाके उसका इस्तेहसाल ना हो, बल्कि उसको कम अज़ कम वो बेसिक स्किल्स उसके पास हों कि वो वहाँ जाके बेहतरीन अंदाज में कुछ अपने लिए भी कमा सके और जो कौमी एफर्ट है उसके अंदर भी अपना हिस्सा डाल सके। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इसका कुछ रिजल्ट आया होगा, जी बिल्कुल। तो आप लोगों तक जो रिजल्ट पहुंचा है, जो आउटकम्स हैं, वो क्या हैं अभी तक? देखिए आउटकम्स का मामला ये होता है कि आपको आपकी बेसलाइन जो है वो आप देखते हैं और आउटकम्स आपको एक खास मुद्दत के बाद पता चलते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ
कि जो निसाब साजी का अमल जो शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा कि 2014-15 में उस ज़माने में ये बात शुरू हुई और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन चलती चली गई, हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन जो बेसिक आइडिया था जो बेसिक आइडिया था वो वही रहा और हम उसको लेके आगे चलते चले गए। सो हुकूमतों की तब्दीली, नई हुकूमतों का आना, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि तालीम एक ऐसा मामला है जिस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छा, जो कोर्स करेक्शन है वो डेफिनेटली बहुत हुई है। अभी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम पिछली गवर्नमेंट में हम काम कर रहे थे, सो सिंध का सूबा हम सुनते थे कि ऑन बोर्ड नहीं है और एक निसाब साजी के काम में, और उन्होंने उसको लागू नहीं किया। सो इस हुकूमत के आते ये हुआ कि सिंध के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो ऑन बोर्ड उसके ऊपर हुए, बाकी सूबे उस तरह से आए। उसके बाद फ़ौरन जिस पे बात शुरू हुई है वो ये हुई है कि जब तक इस्लाहात आपकी मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक आप निसाब की चारों चीज़ों को ना देखें। देखें, निसाब 4 चीज़ों का नाम है। आप स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, आप किताबें लिखते हैं, आप असातिज़ा को तैयार करते हैं, और फिर बैकबोन ऑफ लर्निंग दैट इज़ असेसमेंट, उस सिस्टम को अच्छा करते हैं। अब आप देखिए कि आपका असेसमेंट सिस्टम बेहतरीन हो तो आप देखें आपके असातिज़ा मजबूर होंगे उसको उस अंदाज में पढ़ाने पे। वो किताबें लिखने वाले मजबूर होंगे कि उस असेसमेंट सिस्टम के लिए, उस मयार के लिए जो कि रट्टे को फ़रोग नहीं दे रहा, बल्कि वो फ़रोग दे रहा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एक नशोनुमा को फ़रोग दे रहा। बिल्कुल, और क्रिटिकल थिंकिंग को जब वो फ़रोग देता है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई एक करेक्ट आंसर है जो आपने पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक रट लेना है, वो वाली चीज़ नहीं होगी। सो दे विल बी डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंशिएटेड लर्निंग की हम बात करते हैं, और नॉलेज शेयरिंग होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी। सर, लेट्स कंटिन्यू द डिबेट आफ्टर ब्रेक। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद है, बात हो रही है हमारे करिकुलम से मुतालिक और ख़ास तौर पे मजहबी रवादारी का भी जिक्र हुआ। तो सुहेल बिन अजीज़ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुहेल साहब, इंटरफेथ हारमनी की भी हमने बात की और इंट्राफेथ हारमनी की भी बात की। अब हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, उसमें हमारी जितनी कॉमनैलिटीज़ हैं आपने बताया कि उस पर काम किया, इसी तरह बाकी रिलीजन्स जिनका करिकुलम डिज़ाइन हुआ उनके अंदर इंटरफेथ हारमनी, उसके लिए किस तरह से आपने काम किया? बहुत मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें मालूम है कि रिलीजन जहाँ भी हो उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ अंदाज में हो रही होती हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट हर रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू वाज अगेन द सेम स्पिरिट कि जो हमने इस्लामियात में की है, इस्लामिक एजुकेशन में की है, कि हम मुश्तरकात पे जाएं, तो वहाँ भी यही किया। मिसाल के तौर पे व्हेन वी वर वर्किंग ऑन क्रिश्चियनिटी करिकुलम, तो वहाँ पे हमने ये किया कि जो पाकिस्तान में 4 स्कूल्स ऑफ थाट जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कम से कम उनको हम ऑन बोर्ड ले लें। सो वी कॉल्ड फॉर कैथलिक्स एंड प्रेस्बिटेरियंस एंड आपके जो बाकी 2 उनके सल्वेशन आर्मी है और प्रोटेस्टेंट्स हैं। सो वो चारों इकट्ठे होकर उनके एक्सपर्ट्स आके और उन्होंने बैठ के ये तय किया कि ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग सम टेक्स्ट तो वो ये होगा, अगर हम कोई इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं बाइबल की तो वो इस अंदाज में होगी, अगर हम किसी फॉर एग्जांपल प्रोफेटिक उसके ऊपर बात करें तो वो कैसे होगा, एंड सो ऑन। सो वहाँ पे ये हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम बहाइस की बात करें, सो वी हैव नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ बहाइस ऑफ पाकिस्तान, सो वो यहाँ पे उनकी अथॉरिटी है। सो वी टुक देम ऑन बोर्ड। इसी तरह से सिखिज़म में कि जो उनके मुख्तलिफ यहाँ पे जो उनकी कमिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर हिंदू रिलीजन, हिंदू मत जो रिलीजन है हमारा, उसके लिए बहुत बड़ी हमने एक कंसल्टेशन की फॉर पारसीज एंड ऑल। और कलाशा का मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम वहाँ पे गए। ऑथर्स इनके ढूंढना बहुत मुश्किल था, डेफिनेटली छोटी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। और फिर उसके बाद कलाशा में ख़ास तौर पे वो ट्रेडिशन सारी ओरल है, लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं, और आप भरोसा नहीं कर सकते चीज़ों पे। सो वंस वी वेंट देयर, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए वो चीज़ें ना लिख दीजिएगा जो कुछ गैर मुल्कियों ने आकर हमारे बारे में पहले गलत लिख दी हैं। सो हम वो नहीं हैं, हमारा रिलीजन ये है, टेल मी कि आप ये बातें उसके अंदर लिख रहे हैं। तो वो जाहिर बात उनके साथ जो लोग थे, सो वी अश्योर्ड देम, एंड एंड ऑफ द डे जब साइन ऑफ होता है तो वो सब जब मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद उस पर साइन ऑफ होता है। सर, आपने 4 स्टेप्स बताए थे, उसमें एक था टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी बिल्कुल। उसके लिए क्या किया? अच्छा, टीचर ट्रेनिंग का जैसे मैंने कहा, मौजूदा हुकूमत ने आते ही बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज़ किया कि हम स्टैंडर्ड्स बना दें या किताबें बना दें तो शायद इतना काफ़ी ना हो, जब तक हम स्टेट ऑफ द आर्ट
ट्रेनिंग की तरफ हम ना जाएं। सो उस पे ये हो रहा है कि जैसे नेशनल करिकुलम काउंसिल है वो चारों चीज़ों पे काम कर रही है। हम काम कर रहे हैं निसाब के ऊपर, यानी जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनकी किताबों पे, और टीचर ट्रेनिंग के लिए ये कि मॉड्यूल्स बनाए गए हैं उसके टीचर ट्रेनिंग के। मॉड्यूल्स बना देने के बाद कुछ जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कैंट्स एंड गैरिजन्स हैं जो आर्मी के इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, उनके मास्टर ट्रेनर्स लेके उनको ट्रेन करके और उसके बाद एक मॉडल के साथ, तो दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, फेस टू फेस ट्रेनिंग, और उसके बाद आपको मालूम है कि ड्यूरिंग कोविड एक फिनोमेना हमारा आया ऑनलाइन का, अब न्यू नॉर्मल है वो। सो उसको यूज़ करते हुए कि कितना इफ़ेक्टिवली हम पहुंच सकते हैं एक एक घर तक। ऐप्स बनी हैं, टेली स्कूल पाकिस्तान की ऐप है, अगर आप उसको देखें वो एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। उसमें आप देखें 5 चैनल्स हैं, प्राइमरी का अलग है, उसके बाद सेकेंडरी के अलग हैं, जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। सर सिंध का भी ज़रूर मेंशन करें, जो भी हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये सारे हुए हैं, और सिंध का फॉर एग्जांपल अभी जो कल हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि सिंध में जो टीचिंग लाइसेंस की उन्होंने मंजूरी दी है, दैट इज़ अ ह्यूज स्टेप, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में असल में नेशनल करिकुलम काउंसिल की जो आइडियोलॉजी वो यही कि हम एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें। अगर कहीं किताबें अच्छी बन रही हैं तो क्यों ना बाकियों के साथ भी वो एक्सपर्टीज शेयर हो। हम ऑथर्स की ट्रेनिंग हमने करवाई है अभी जाके पाकिस्तान में, गालिबन बहुत अरसे में मैं पूछता रहता हूँ सबसे कि पहले कभी ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं हो रहा था। सो हमने इब्तदाई ट्रेनिंग्स करवाई हैं ऑथर्स की कि आप जो किताबें रट्टे से हटाएं उनको और लेकर जाएं उनको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, वो कैसे लिख सकते हैं। सो वो बहुत पसंद की गई और अब उसके ऊपर एक पूरा प्लान बन रहा है। सो ऑथर्स की ट्रेनिंग, रिव्यूअर्स की ट्रेनिंग, जो किताबें रिव्यू करते हैं प्रूफ करने से पहले, उनकी ट्रेनिंग्स, प्लस टीचर्स की आपने बात की, उनकी ट्रेनिंग्स एंड असेसमेंट की ट्रेनिंग। हालांकि पहले तो ऑथर्स और रिव्यूअर्स जो होते हैं वो तो बादशाह तबका था ना, जो मर्जी करे, तो अभी ये बहुत अच्छा है कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को किस तरह हमारे करिकुलम में उजागर किया? ये बहुत अहम था और बहुत अहम है और शायद रहेगा हमेशा। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है वो बेस्ट हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। उसमें ये किया कि ग्रेड 1 से लेके और ऊपर तक हमने एक अलग स्ट्रैंड बनाया। अब आप देखें कि आप कहेंगे कि सीरत तो हमेशा पढ़ाई जाती थी, बट देन उसको हम ज़्यादातर पढ़ाते थे क्रोनोलॉजी का ऑर्डर में कि कब आप पैदा हुए, आपकी फैमिली कौन सी थी, और फिर आगे आगे क्या वाक़यात हुए। अच्छा, वो चल रहे हैं अपनी जगह, उसको हमने चेंज नहीं किया, बट उसके साथ हमने ये रखा है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको हम लेकर आए। उसे हमने कहा मक्की ज़िंदगी के महोसाल और मदनी ज़िंदगी के महोसाल। उसमें नबी करीम बतौर सरबराह ख़ानदान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशी उस्वा, कि आपको अगर वो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, ज़ाती सतह पे कैसे आप मईशत के बारे में बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरबराह रियासत, कि सरवर रियासत जब वो थे तो वो क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने जो खतूत लिखे, इतनी छोटी सी रियासत थी मदीना की, लेकिन आप देखें किस अंदाज में सिफारतकारी उससे सीखने का तरीक़ा है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो वो इतने पहलू हैं उसके, और वो ज़बरदस्त अंदाज में उसमें समोए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब फीडबैक मिलता है लोगों से कि ये जो काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये फल ला रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने जब इस्लामियात पढ़ी तो ज़ाहिर है हम इससे महरूम रहे इस पोर्शन से जो अब आपने नहीं जी, ये तो बहुत, जब हमारे वज़ीर हैं राना तनवीर साहब वो भी, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं वसीम अजमल चौधरी साहब वो, या डॉक्टर मरियम चुगताई हों, हमारी जो हेड हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की, सबका मुकम्मल बार बार ये बात होती है कि हम किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ब्लेस्ड लाइफ है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को हम किस अंदाज में ला सकते हैं करिकुलम में। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब फॉर कमिंग, अच्छा लगा गुफ्तगू करके। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग मौजूद हैं, और इसी तरीके से एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है हर माशरे की, वो हमारे हर बच्चे का जो हक है वो उस तक पहुंचेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।